अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स बिज़नेस स्टडीज़ का की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में एक और आज यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, यूनिट नंबर 24, और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यूनिट नंबर 25। ये हम मिला के पढ़ेंगे। अच्छा, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वैसे ही ये बहुत बेसिक सी बात होगी। इनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स। आखिरकार ये नतीजा निकलता है साल के आखिर में अकाउंटिंग का। वैसे तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साल में कभी भी निकाली जा सकती है, इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट भी आप ज़रूरत के तहत कभी भी बना सकते हैं, लेकिन अमूमन ये साल के साल आप कंपैरिजन के लिए बना रहे होते हैं। तो इसमें कुछ बहुत बेसिक सी बातें हैं जो हम तेज़ी से गुजार लेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट कैसे होता है, तो आप अपने प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं? तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्रॉफिट, ऐसे ही है ना? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट मतलब जनरल टर्म बात हो रही है, अकाउंट्स की टर्म में बात नहीं हो रही। तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। पक्के अकाउंटेंट बन गई आप तो। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी एक बात है, लिखा हुआ है कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो भाई रेवेन्यू जब कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, या कॉस्ट जब रेवेन्यू से कम होती है तो प्रॉफिट होता है, या दोनों चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपनी प्राइस बढ़ा लें तो रेवेन्यू बढ़, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अपनी कॉस्ट घटा लें तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है किसी कारोबार को, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है। मुझे ये बात बताएंगी सबाबा जी। कहाँ है सबाबा जी? ये लीजिए। प्रॉफिट क्यों चाहिए होता है? एक्सपेंड कर सकें और मजीद। बिजनेस एक्सपेंड कर सके। ओके। और तो इसको कहेंगे ये सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है प्रॉफिट। वाई प्रॉफिट? तो एक बात हो गई, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। और क्यों चाहिए होगा प्रॉफिट साहबा जी? जो बिजनेस कर रहा है उसको उसका कोई फायदा तो चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड है ये। और नंबर 3, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो वही हो गया ना, एंटरप्रेन्योर का ही रिवॉर्ड हो गया। वो इसने तो रिस्क लिया था, किसी और ने लिया था क्या? और इंडिकेटर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का इंडिकेटर है जिसकी मदद से लोगों ने फैसला करना है कि इस कंपनी के शेयर आइंदा लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो इंडिकेटर ऑफ सक्सेस होता है कि इस साल इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट इशू किया है। ठीक है, ओके। प्रॉफिट में और कैश में कोई फर्क होता है या बिल्कुल बच्चों वाली बात है? उरूज बाजी आप बताइए जरा। जी होता है। क्या सारा कैश प्रॉफिट होता है? नहीं। नहीं। कैश जो है हो सकता है लोन से आया हो सकता है वो अकाउंट पेबल की सूरत में मौजूद हो। तो ये बात तो तफसील में जाना भी फजूल है इसकी कि क्या सारा कैश प्रॉफिट होता है। नहीं, हर कैश जो आपके बिजनेस में पड़ा हुआ हो सकता है आपने इतना अकाउंट पेबल आपके ऊपर खड़ा हुआ हो कि वो आपका कैश हो ही नहीं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या फीचर्स हैं कुछ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ इनकम स्टेटमेंट, चूंकि मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ और मैं ये एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि ये पढ़ने वाला बंदा जो है वो नहीं कर रहा होगा, अकाउंटिंग। अकाउंट्स नहीं कर रहा होगा। तो बेसिक सी इनकम स्टेटमेंट की शक्ल उसको बता देता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एक अकाउंट होता है, इसमें देखा जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो वो सारे रेवेन्यूज उसमें मेंशन होते हैं कि बिजनेस ने क्या कमाया, और सारी कॉस्ट मेंशन होती हैं। और इन कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ट्रेडिंग होती है, और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। तो प्रोडक्शन या ट्रेडिंग की कॉस्ट निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, और जो दूसरी सारी कॉस्ट मिला लें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो निकाल दें, तो नेट प्रॉफिट बचता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आ रही हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू इज द अमाउंट दैट यू रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑफ द गुड, इट इज नॉट योर प्रॉफिट। ये बात समझ में आती है सब बाजी? रेवेन्यू क्या होता है? कोई प्रोडक्ट सेल करने पे जो पैसे मिलते हैं या सर्विस प्रोवाइड करने पे मिलते हैं।
आप अगर बार्बर से बाल कटवा के आते हैं उसको 300 रुपये देते हैं तो ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका रेवेन्यू है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? जो भी आप काम कर रहे हैं एग्जैक्टली इस काम को करने के कितना खर्चा आ रहा है। ओवरहेड्स इसमें डिस्कस नहीं होते, जैसे मैंने भी बताया। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं सभाबाजी, अगर एक बार्बर है, उसने बाल काटने की दुकान खोली है, वो खुद बार्बर नहीं है, दुकान खोली है, उसने 4 बंदे रखे हैं अपने पास बाल काटने के लिए। हर दफा जब कोई लड़का बाल काटता है तो वो 100 रुपये आपसे चार्ज करता है बाल काटने के, कमीशन बेस रखे हैं लड़के आपने। तो अब ये बताइए कि आपको बाल कटवा के, आप बाल कटवा के वहां से आए तो 300 रुपये आपने उसको पे किए, 300 रुपये उसके क्या है? रेवेन्यू है। और वो जब बंदे को पे करेगा कितना, उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? 100 रुपये। उसके अलावा हर महीने उसको अपना रेंट तो पे करना ही है, उसके अलावा उसने अपना बिजली का बिल देने हैं, ये देने हैं। ये निकल के आते हैं तो पता चलता है उसको कि अगर मैं महीने के 1000 कटिंग कर लूँगा तो मुझे डिवाइड होने के बाद पर कटिंग जो है मेरा निकल के आ रहा है 50 रुपये। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका? 300 रुपये उसका रेवेन्यू था, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स जो थी वो 100 रुपये थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका कितना निकला था? 200 रुपये। और उसने कहा 50 रुपये मेरा ओवरहेड एक्सपेंस है पर कटिंग, तो कितना होगा ओवरहेड एक्सपेंस? 50 रुपये माइनस होगा, तो नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा इसका? 150 रुपये। ये बात समझ आ रही है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है किसी बिजनेस का। इसी पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई हैं। जो लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ते उनको तो ये ज़रूर ही करनी चाहिए। जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी हुई हैं वो भी गो थ्रू कर लें एक दफ़ा इन एक्टिविटीज़ से, आपको आसान लगेंगी। आप सिर्फ आंखों से देख के ही इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे एक्टिविटी 24.2 देखें, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो इसमें क्या मसला है, बहुत बेसिक सा काम है सारा। ठीक है, तो हमने नेट प्रॉफिट ही बता दिया। इसी तरह से इन्होंने कुछ टर्म्स भी एक्सप्लेन किए हैं जो बिजनेस में कहीं बिजनेस करने वाले को नहीं ना लगे अकाउंटिंग के हवाले से, तो उन्होंने यूज़ कर ली हैं। जैसे एक टर्म है, इन्होंने बताया डेप्रिसिएशन क्या होती है। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन कौन बताएगा? माइक पकड़ा दो भाई, किस माइक खुला हुआ है? ऑन है? आरम भाई को पकड़ा दें। आरम भाई, डेप्रिसिएशन क्या होती है? वैल्यू का कम होना। किस चीज़ की? फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करना। क्यों कम करते हैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू को? कुछ ऐसी फिक्स एसेट्स होती हैं जिनकी कि हमें यूजफुल लाइफ पता होती है कि इतने टाइम के बाद ये बेकार हो जाएंगी। तो जब वो बेकार हो जाएंगी तो अचानक से पता चलेगा अब इसकी जगह दूसरी लेनी है। तो बजाय इससे कि अचानक से पता चले कि बेकार हो जाएंगी, हम उनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर उनकी अमाउंट को अपोर्शन कर देते हैं, ताकि जब तक वो उनकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो तब तक उनकी हमारे पास जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखी हुई आ रही है वो भी ज़ीरो हो जाए या नियर टू ज़ीरो हो जाए, ताकि हम ट्रू पिक्चर प्रेजेंट कर सकें। डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह समझ में आया हुआ आप लोगों को वैसे भी। ओके, एक और चीज़ होती है जो कि इनकम स्टेटमेंट के आखिर में हम करते हैं, वो कहलाती है रिटेन्ड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या होती हैं रिटेन्ड अर्निंग्स? वो प्रॉफिट जो कि जो शेयर होल्डर्स को नहीं देना चाहते आप, ताकि आप उसको बिजनेस की रीइन्वेस्टमेंट के लिए रोक सकें। अभी फॉरेन रीइन्वेस्ट हुआ नहीं बिजनेस में। रिटेन अर्निंग का मतलब ये नहीं हुआ कि आज के महीने साल के आखिर में प्रॉफिट निकला और आपने आज ही इन्वेस्ट कर दिया होगा। नहीं, रिटेन अर्निंग का मतलब है ये आपने रोक लिया है, इसको आप शेयर होल्डर्स को नहीं ऑफर कर रहे हैं कि अभी हमें इस पैसे का हो सकता है कोई काम करना पड़े, कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अभी हम आपको ऑफर नहीं कर रहे। एक टर्म थी, एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए, इन्होंने आपको केस स्टडी पेज नंबर 299 के ऊपर दी हुई है। एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड्स और फिर रिटेन अर्निंग बताया हुआ है। इसको एक नज़र देखें, आपको समझ में आ रही है? इसकी सारी एंट्रीज आपको समझ में आ रही हैं? 299 पे एक छोटी सी एग्जांपल है, आपको भी दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये मौजूद है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है 2017 और 2018 का रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या था। अच्छा, जो बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं ना, वो अपना जब अकाउंट्स इशू करती हैं वो इसी शक्ल में करती हैं, 2017 2018 दोनों सालों का कंपेयर करती हैं, मतलब करंट ईयर और लास्ट ईयर दोनों का कंपेयर करती हैं, ताकि ये कि जो डिसीजन मेकर है उसको देख के कोई डिसीजन ले सके। ठीक है,
तो ये आपकी नज़रों में एक दफ़ा आप देख लें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला, नेट प्रॉफिट कैसे निकाला गया, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर डिविडेंड पे करने के बाद जो अमाउंट बची वो रिटेन अर्निंग थी, जो कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए लगा देंगे। ठीक है, तो आपके पास एक रिवीजन समरी मौजूद है। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मैनेजर इससे कंपेयर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। अब इसमें आखिरी छोटी सी बात ये है कि इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ इन्होंने बिजनेसेस दे दिए हैं केस स्टडी के तौर पे पेज 300 और 301 के अंदर, और फिर एक्टिविटी 24.6 कराई है कि जी आप इसका इनकम स्टेटमेंट बना के बताइए, टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालिए, और बताइए कि इनकम स्टेटमेंट कहाँ यूज़ हो सकती है, इनकम स्टेटमेंट के क्या फ़ायदे हैं। तो आप फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, आपको पता है कि आपको ये देखना होता है कि अगर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो फिर इसमें आगे जाके क्या हालात होंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने रेवेन्यूज आएंगे मुझे, ताकि आप ये सोचते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, सब कुछ पता होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू भी एक्सपेक्टेड आप मेंशन करते हैं ना कि ये इसकी स्ट्रीमलाइन रहेगी। अच्छा, जिस तरह से आपने ये देखा, इसी तरह से एक और स्टेटमेंट होती है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हमारे यहाँ बैलेंस शीट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसी डेट की होती है, आज के दिन मेरी कंपनी में कितनी एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और जब आप इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो किसी पीरियड की होती है। इन दोनों बातों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं आप। पीरियड का मतलब होगा इस दिन से इस दिन तक की एंड हो गई, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन ही बता रही है कि आज के दिन मेरे पास टोटल कितनी एसेट्स कितनी लाइबिलिटीज कितनी ओनर इक्विटी है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके एक तरफ एसेट और एक तरफ लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी को शो करती है। ये बताती है कि इस वक्त आपकी कंपनी की वर्थ क्या है। लड़ाई बंद करें और तवज्जो रखें पढ़ाई पे, लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ नहीं चल सकते। आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, उसके पास कितने एसेट हैं और कितनी लाइबिलिटी उस पर पड़ी हुई है, कितने पैसे उसको वापस करने हैं। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ टर्म्स होती हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। एसेट क्या होती हैं, करंट भी होती हैं और लॉन्ग टर्म भी होती हैं। नॉन करंट एसेट की मिसाल तो फटाफट तक घुमाते जाना, माइक पकड़ना, अब्दुल्ला भाई को देना। लैंड फिक्चर्स, लैंड मोटर फिक्सचर्स, व्हीकल, गाड़ी, नॉन करंट एसेट। सबा को दो करंट एसेट की मिसाल दो। फर्नीचर, नहीं फर्नीचर करंट एसेट का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट कैश लाइक हो। करंट एसेट्स का मतलब होता है कैश लाइक, यानी कैश, बैंक, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, आगे पास कर दीजिए। ज्वेलरी क्या होगा? क्यों होगा ज्वेलरी, पहला सवाल तो ये। वैसे अगर हम किसी पर्सनल बंदे की देखें तो वो कॉर्पोरेट एसेट है उसका। पर्सनली अगर देखें तो पाकिस्तान में ज्वेलरी जो करंट नॉन करंट नहीं है ज़्यादा, नहीं, लेकिन वो चीज़ जो रेडिली कैश में वेल कन्वर्ट हो सकती है। 30 साल लोग रखते हैं अपने रखें, पास। चाहे कैश भी लोग 30-30 साल रखते हैं अपने पास, तो वो करंट एसेट नहीं रहेगा, नहीं करंट एसेट रहेगा। बैंक अकाउंट में पैसे भी लोग 20-20 साल जमा रखते हैं, उससे करंट एसेट का ताल्लुक नहीं है। करंट एसेट वो करंट होती है जो रेडिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो आप करंट अपनी जेवर लेके जाएं, आज कैश मिल जाएगा आपको, अभी हाथ क्या पैसे देंगे वो। लेकिन गाड़ी बेचते तो वो जाएंगे लिक्विड है फौरन ना, नहीं बिकेगी। लिक्विडिटी जो करंट होने की निशानी है। तो एसेट में करंट भी होती हैं जेवर और बिक जाएंगे फौरन, नॉन करंट भी बिकेगा तब होती हैं। बिक जाएंगे। अच्छा, अब आ जाएं जी लाइबिलिटीज के तो ऊपर। बोल तो रहे लाइबिलिटीज करंट कौन सी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब होगा। जो साल के अंदर अंदर पे करनी है। मसलन अकाउंट पेबल, माइक पास कर लेना, कहाँ है अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल और और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में चला बैंक जाएगा। के साथ। ठीक है, बैंक के लॉन्ग टर्म। अच्छा ठीक है, बात पता चल रही है आपको। शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है, ओनर इक्विटी हो या शेयर होल्डर इक्विटी हो, क्या चीज होती है कि इस बिजनेस में शेयर होल्डर से कितने पैसे लगे हुए हैं। शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी। और
उसके अलावा कुछ रिजर्व्स भी होते हैं जो यहाँ बिजनेस के लिखे होते हैं। ये आखिरी चीज़ बता दें, रिजर्व्स क्या होते हैं भाई, मैं फिर तस्वीर खींच के आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए एक बेसिक सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, इसको ज़रूर नजर डाल लें सब लोग, ज़रा पेज नंबर 305 पे देख लें कि ऐसी ही होती है, ऐसी ही होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की शक्ल। खासतौर पर जब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की दिखाते हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाते, वर्टिकल दिखाते हैं। से अलग है ये। वर्टिकल दिखाइए। इसमें इन्होंने सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स शो कर दी, फिर करंट एसेट्स शो कर दी, टोटल एसेट्स सामने आ गई दोनों सालों की। फिर इन्होंने लाइबिलिटीज से कंपेयर किया इसको। Right liabilities, आपको दिखाया इन्होंने करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज आ गई। फिर टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने शो किया आपका ओनर इक्विटी कितनी है। तो ओनर इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना रिजर्व्स आए, तो टोटल आपका शेयर होल्डर फंड इक्विटी जो है वो इक्वल हो गई एसेट माइनस लाइबिलिटी के। वो formula वही है। वही फार्मूला है, फार्मूले के तहत ही बताया। ठीक है, आपका जो ये फाइनेंशियल पोजीशन है इसको उसको एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में भी करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को और इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ रेशोज़ हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग के चैप्टर में इसको कवर कर चुके हैं ऑलरेडी हम, लेकिन दोबारा यहाँ पे देखेंगे। लेकिन पहले बार हाँ, इंटरप्रेटिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसको देख के आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि इनका शेयर बढ़ा है या कम हुआ है, इक्विटी बढ़ी है या कम हुई है। Liability बड़ी है तो आप बता सकते हैं लाइबिलिटीज पिछले साल से बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। आप ये बता सकते हैं कि ये बिजनेस कितनी जल्दी अपने पेमेंट्स कर देता है, साल के एंड में अपनी पेमेंट्स को रिजॉल्व किया हुआ होता है, हर साल बढ़ती चली जा रही हैं अकाउंट पेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी ऐसे ही देखे जा सकते हैं कि हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं या ये हर साल रिजॉल्व होकर नॉर्मल एक ही अमाउंट पे मैनेज रहते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज निकाल के कि इस बिजनेस का कितना वर्किंग कैपिटल चल रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, वो कितना पैसा है जो इस कारोबार में अब तक लगाया जा चुका है। तो उसमें शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है और नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाती है, वो कारोबार में लगाया जा चुका है। करंट लाइबिलिटी काउंट नहीं होती क्योंकि वो तो उधार लिया भी वापस कर देंगे थोड़े दिन में। हाँ ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स। तो शेयर होल्डर्स कैपिटल वो तो कैपिटल से खरीदे थे ना, अगर तो एसेट साइड से आना है तो फिर तो दूसरा ही एंगल हो जाएगा। इस वक्त बिजनेस में कितना पैसा लगाया जा चुका है, तो पैसा लगाने वाली दो साइड्स हैं, या तो शेयर होल्डर है या लोन है जी। तो अब तक बिजनेस में जो पैसा लगाया जा चुका है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। उसमें शेयर होल्डर्स कैपिटल प्लस लॉन्ग रन लाइबिलिटीज़ को ऐड किया जाता है, ये निकाल सकते हैं। तो जो रेशोज़ हैं वो चैप्टर 26 में अभी देखेंगे, और बहुत सारे रेशोज़ इसमें से कैलकुलेट हो सकते हैं, उनके ऊपर पूरा एक अलग से चैप्टर है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या बता रही है आपको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ बता रही है, शेयर होल्डर्स फंड बता रही है, करंट नॉन करंट एसेट्स, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कौन से रेशोज़ हैं जो हम फाइनेंशियल पोजीशंस की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से रेशोज़ हैं जो हम फाइनेंशियल पोजीशन के या फाइनल अकाउंट्स की मदद से करते हैं। तो ज़रा फटाफट से हम ये काम कर लेते हैं, बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ रेशियोज़ के नाम लिखता हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, अकाउंट वाले स्टूडेंट्स हैं वैसे आप। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये निकालना भी होगा अभी आप लोगों को। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मुख्तलिफ तरह के निकाल सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कौन बताएगा कैसे निकलता होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कौन रेवेन्यू मल्टीप्लाई है? नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ना, रेवेन्यू की आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा मैंने। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन
टोटल रेवेन्यू इनटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते होंगे? नेट प्रॉफिट इज सवाबाजी निकाल लेंगी तो बता दिया, सुन लिया आपने, समझ लिया। नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे? टोटल पैसे 200 रुपए कमाए थे, उसमें से मेरा नेट प्रॉफिट 20 रुपए है, तो कितना निकलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन? 10%। एक और रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी का जिसको कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा लगाया उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो आप नेट प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे लिख देते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको नाम सुन के पता चल जाएगा कौन सा प्रॉफिट, कौन सा चीज कहाँ रखनी है। ठीक है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं वैसे लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। अकाउंटिंग में भी ये पढ़ा था आपने। लिक्विडिटी रेशियो में एक रेशियो है करंट रेशियो। कोई बताएगा, नाम देख के बता सकते हैं करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ज्यादा है कि करंट लायबिलिटी ज्यादा है इनटू 100, तो ये हमेशा कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। 1 से ऊपर होना चाहिए। 1.25 या 1.5 और 1.5 और 2 के दरमियान होना चाहिए, और 1 से नीचे तो खतरनाक हद तक चला गया ना। तो 1 से नीचे चला गया, मिनिमम है। 1 से नीचे चला गया मतलब आपकी लाइबिलिटीज, आपकी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से बढ़ गई, आप पैसे पे नहीं कर सकेंगे। 1 रेशियो है ना, ये रेशियो है, तो 100% कह लें इसको। 100% से नीचे चला गया तो खतरनाक हो गया। आपकी 100% एसेट से 90% एसेट है आउट ऑफ 100 लाइबिलिटीज, तो विच इज वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन 2 से ऊपर चला गया तो ज्यादा है। उरूज बाजी, आया 2 से ऊपर चला गया तो करंट एसेट्स बहुत ज्यादा पड़ी गई, इतनी लिक्विडिटी की जरूरत नहीं थी। ये बात हम वहां भी की थी हमने अकाउंट्स जी। करंट रेशियो, ये लिक्विडिटी रेशियोज हैं सारे। और दूसरा लिक्विडिटी रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज किया था आपने करंट रेशियो में। अब करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री भी आती है। उन्होंने कहा नहीं, कैश कैश की बात करो, कैश कैश बिल्कुल। अभी पैसे मांगने कोई आ गया तो अभी पकड़ा सकोगे नहीं, तो फिर इसमें से आपने करंट एसेट में से लाइबिलिटी भी अपना इन्वेंट्रीज ही माइनस कर दी। करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करने के बाद जो करंट एसेट बची उसको कंपेयर किया आपने करंट लायबिलिटी से इनटू 100। तो ये एसेट टेस्ट है, बिल्कुल लिटमस हो गया आपका। फटाफट बता दिया आपने कि क्या मेरा अभी के अभी सारे उधार मांगने वाले वापस आ गए तो मैं अभी के अभी पैसे वापस कर सकूंगा। तो ये वाली बात हो रही है। तो एसेट टेस्ट का आंसर कम भी आ सकता है। इसका आंसर 2 के दरमियान आना जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटीज अपना इन्वेंट्रीज ही माइनस कर दी आपने। तो इसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट 1 के अराउंड चलेगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी बात इस चैप्टर की बची है, फिर चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर ही नहीं खत्म हो जाता बल्कि शायद ये सेक्शन ही खत्म हो जाता है। वो बात ये है कि अकाउंट्स कहाँ कहाँ यूज़ करता है कौन कौन। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन पता नहीं पेपर में ज़रूर आती है। ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, तो इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से आप लोग खुद ही मुझे बता दें, मैं क्या आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं, जिसके पास माइक है उससे। किसके पास माइक है? जवार भाई के पास माइक है। जवार भाई बताएं कि कौन अकाउंटिंग डेटा को कौन यूज़ करता है, उसका क्या इस्तेमाल है। तो एक अकाउंटिंग डेटा का यूज़र और उसका यूज़ बता दें। कौन यूज़ करता है अकाउंटिंग डेटा को? शेयर होल्डर इस्तेमाल नहीं, करते सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करें ना भाई। हैं। मैनेजर मैनेजर यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है, क्या करता है मैनेजर का यूज़? ये जो है सबसे कॉमन जो टर्म है ना वो यूज़ होगी डिसीजन मेकिंग के लिए। मैनेजर क्यों यूज़ करता है पुरुष बाजी? डिसीजन मेकिंग के लिए करता है। क्या डिसीजन मेकिंग करनी होती है? मुझे किस एरिया में इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को ऊपर चढ़ाना है, कौन से प्रोडक्ट को नीचे उतारना है, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेंट्रीज कब खरीद लेनी है, कब इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा खरीदी नहीं है उनको नीचे कर दो भाई, बेच दो इन्वेंट्रीज और नहीं खरीदो। तो डे टू डे बिजनेस डिसीजन मेकिंग सारी मैनेजर अपने अकाउंट्स को देख के कर रहा होता है, उसमें अकाउंट्स भी देख रहा होता है।
जी जवाहर भाई, तो अपना अरम भाई, और कौन यूज़ करता है? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स क्यों यूज़ करते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं देखने के लिए कि आपकी पोटेंशियल कंपनी इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल है बिजनेस के नहीं है। करना और चाहिए जो नहीं करना अभी के चाहिए, इन्वेस्टर हैं वो क्यों देख रहे होंगे? देखने के लिए कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भाई निकाल दो, हाँ। शेयर बेच दो, कुछ और खरीद लो। झाड़ू खरीदने का टाइम आ गया है, सफाई होने वाली कंपनी की। अच्छा जी, उरूज बाजी शेयर होल्डर देखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और कौन देखता है? क्रेडिटर्स देखते हैं जब लोन पे करने से पहले कि ये वापस कर पाएंगे कि भी नहीं करते। लोन पे करने से पहले नहीं, बल्कि लोन देने से पहले। हाँ, मतलब देने से क्रेडिटर्स पहले। देखते हैं। क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है? अकाउंट बैंक। बैंक आता है और आपके सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिट कहते हैं भाई इन सप्लायर्स। लोगों को सामान दे रहे हैं, ये वापस आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। इनको लोन दे रहे हैं, पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। रेटिंग देखने के लिए आपकी गवर्नमेंट भी आ सकती है। वो सब्सिडी गवर्नमेंट भी आ सकती है जब आपको लाइसेंस दे रही होती है, उस वक्त गवर्नमेंट भी आपकी देखती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और बैंक्स। बैंक भी क्रेडिटर की तरह से ही देखता है लोन देने से पहले। यस, क्यों देखता है सभाबाजी बैंक? ये लोन देने से पहले उसको ये देखना होगा कि वापस मिलेगा। ओके, अगला क्या है अब्दुल्ला भाई? अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों देखती है? प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना होता है टैक्स के लिए। टैक्स कितना लगाना है ये देखती है। और क्यों देखती है? गवर्नमेंट ये देखना चाहती है आप जो कारोबार कर रहे हैं आप सैलरीज दे सकेंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप सैलरीज ही ना दे सकें। हम्म। और क्यों देखती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट और ये देखती है कि आप अपने कारोबार के अंदर सही तरह से वो कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि आपने मिनिमम वेज पे नहीं कर रहे। ठीक है, मिनिमम वेज पे नहीं कर रहे, और कहीं आप मोनोपोली तो नहीं बन गए, कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्जूबरेंट प्राइस तो चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट देख रही होती है। आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा हो गया कि आपने लोगों को दबाया हुआ है, नेसेसिटी बेच रहे हैं आप, गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स को देखना चाहती है। जी जवाहर भाई नेक्स्ट। या आपको प्रॉफिट कर रहे हैं, आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे। ये भी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट वर्कर्स जवाहर एंड भाई, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स और ट्रेड यूनियन क्यों देखना चाहते हैं? के जो है वर्कर्स इसलिए देखना चाहते हैं ताकि जो है उनको बोनस मिल सकते हैं फ्यूचर में या नहीं। और कंपनी जो है कैसी चल रही है, हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कंपनी अच्छी जा रही है, पैसे हमें नहीं दे रहे हैं बिला वजह। या सैलरी राइज होगी आगे या बिल्कुल। नहीं होगी। ओके, वर्कर्स देखना चाहते हैं। रिच और प्राइस स्पाइरल क्रिएट करने के लिए इनको देखना होता है। अच्छा, और अदर अरम भाई और क्या है? अदर बिजनेसेस स्पेशली सेम इंडस्ट्री के अंदर जो क्यों देखना चाहते हैं आपकी? कंपेयर करने के लिए परफॉर्मेंस, हम कैसे जा रहे हैं और वो कैसे जा रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, हम उनसे ज़्यादा लंबे। इंसान का मसला यही है, इंसान हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। वो कितना भी खुश हो, उसको अपने ज़्यादा खुश कोई दिख रहा था तो उसको मसला हो जाता है। तो बिल्कुल यकीनन ये सारे कंपैरिजंस करने के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। और यूँ हमने पूरा थॉरली इस यूनिट को देखा, बल्कि पूरा चैप्टर ही हमने निपटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्दुल्ला। यस, रेशियो एनालिसिस के अंदर कुछ मसले भी हैं। आप इन रेशियो एनालिसिस को 100% ट्रू पिक्चर नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? जब आप ये देख रहे हैं कि मेरा करंट रेशियो इतना है, उसका तो करंट रेशियो कम है, तो भाई उसकी बिजनेस सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि उसकी बिजनेस सिचुएशन में उसका करंट रेशियो बिल्कुल ठीक हो, एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। किसी वजह से जो उसका कारोबार का तरीका है, उसके कारोबार के तरीके में, उसकी कारोबार की डायनामिक्स में उसका करंट रेशियो ठीक हो। तो जितने भी रेशियोज हैं उनको आप देख के, कहते हैं ना, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अक्लमंदी और समझदारी से इन रेशियोज को देखा जाएगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, रेशियोज हैं। आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आपका करंट रेशियो बेहतरीन है, भाई आपके कारोबार में आपको 1.1 की जरूरत पड़ रही थी, आपने 2 पॉइंट समथिंग करा हुआ है, तो फिर आपने कहा कि क्या बेहतरीन है। नॉर्मल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, लेकिन आपके अपने कारोबार के लिए क्या ज़रूरत है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसलिए रेशियोज को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ratios are based on past accounting data and may not indicate how a business will perform in the future। Of course। inflation का effect भी होता है इसके ऊपर, बिल्कुल। accounting data के ऊपर। उसके अलावा माइक भी दे दो भाई इनको, ये हवा में बोल रहे हैं। डेप्रिसिएशन अलग अलग कंपनीज अलग अलग रेट पे लगा सकती हैं। ये सारी बातें हमने अकाउंटिंग में डिस्कस की थी। इन्फ्लेशन ऐसे data- इफेक्ट की थी कि आज आपने देखा बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट का जो इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन से कितना इफेक्ट होगा ये आपको नहीं प्राइस पता। बढ़ाई हुई है आपने। इन्फ्लेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है, और इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट, ये सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है, असल में रेवेन्यू नहीं बढ़ा,
हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी जो आपके पास जो सिचुएशन है होने वाली इन्फ्लेशन की वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट से कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा ना देखें जब आप फ्यूचर कॉस्ट को निकाल के देखेंगे तो बहुत सारे रीज़न है। ऐसे मैंने कहा ना कि रेशियोज आर नॉट एब्सोल्यूट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, बट दे डू गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट हाउ द कंपनी इज़ गोइंग टू परफॉर्म। तो यहाँ पे हम इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटी सी लेक्चर में माशाल्लाह 3 चैप्टर्स कवर हो गए। तो आपसे मुलाकात करते हैं अगले यूनिट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।